कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब और डरावनी जेल से जिसका नाम है वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर। जब हमारा मेन कैरेक्टर गोरेंग अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक ठंडे कंक्रीट के कमरे में पाता है। दीवार पर सिर्फ एक नंबर लिखा होता है 48। कमरे में ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा दिखता है, बस एक बेड, एक सिंक और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद। गोरेंग का सेलमेट ट्रिमगासी उसे बताता है कि इस छेद को लोग द पिट कहते हैं। धीरे धीरे गोरेंग को पता चलता है कि उनकी तरह सैकड़ों फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 2 कैदी रहते हैं। लेकिन असली डरावनी बात तो अभी बाकी थी। हर दिन ऊपर से एक विशाल प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर तरह तरह के शानदार खाने रखे होते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर कैदी के पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं खाने के लिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म अगले फ्लोर पर चला जाता है, यानी जो जितना ऊपर होगा उसे उतना ज्यादा खाना मिलेगा और जो नीचे होगा उसके हिस्से में शायद कुछ भी ना आए। जब गोरेंग पहली बार उस प्लेटफॉर्म को देखता है तो वो खाना खाने से मना कर देता है। उसे भूख नहीं थी और वो सोचता है कि खाना नीचे वाले लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन ट्रिमगासी उसकी इस बात पर सिर्फ हंसता है। खुद पेट भरकर खाने के बाद वो खाने पर थूक देता है क्योंकि उसे यकीन है कि ऊपर वाले लोगों ने भी यही किया होगा। गोरेंग एक सेब बचाकर बाद में खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है पूरा कमरा भट्टी की तरह गर्म होने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ खाना छिपाकर रखना सख्त मना है। अगर उसने सेब नहीं फेंका तो दोनों जिंदा जल जाएंगे। यहीं पर गोरेंग को याद आता है कि जेल में आने से पहले उसका इंटरव्यू हुआ था जहां उसने एक पेपर पर साइन किया था। उस पेपर में साफ लिखा था कि तय समय पूरा होने से पहले वो यहां से बाहर नहीं जा सकता। इस जेल का एक और अजीब नियम था, हर कैदी अपने साथ सिर्फ एक चीज ला सकता था। गोरेंग अपने साथ डॉन किखोते नाम की किताब लाया था। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि वो यहां जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आया था। सिर्फ एक डिप्लोमा पाने के लिए उसने 6 महीने इस नरक में बिताने का फैसला किया था। अगले दिन भी गोरेंग खाना नहीं खाता, जिसे देखकर ट्रिमगासी को लगता है कि इतना अच्छा फ्लोर किसी गलत इंसान को मिल गया है। बातों बातों में गोरेंग उससे उसकी कहानी पूछता है। तब ट्रिमगासी एक बेहद अजीब किस्सा सुनाता है। वो एक टीवी विज्ञापन देखकर एक खास चाकू खरीदता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी कंपनी का नया विज्ञापन आता है जिसमें उससे भी बेहतर चाकू दिखाया जाता है। ये देखकर वो इतना गुस्सा हो जाता है कि अपना टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। दुर्भाग्य से नीचे से गुजर रहे एक आदमी के सिर पर टीवी गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ट्रिमगासी को 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो मानसिक अस्पताल या फिर ये रहस्यमयी जेल, और उसने जेल को चुन लिया। वो बताता है कि सबसे नीचे वो 132वें फ्लोर तक जा चुका है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि इसके नीचे भी कई और फ्लोर मौजूद हैं। वहां तक खाना पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। ये सुनकर गोरेंग डर जाता है। वो ऊपर और नीचे के लोगों से बात करके उन्हें खाना बचाने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ ट्रिमगासी नीचे वालों पर पेशाब करके उनका मजाक उड़ाता है। इसी दौरान वो ये भी बताता है कि अपने साथ लाई हुई उसकी एकमात्र चीज वही टीवी वाला चाकू है। कुछ दिनों बाद आखिरकार भूख गोरेंग को मजबूर कर देती है और वो भी प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगता है। इसी बीच एक दिन वो एक इंसान को ऊपर से गिरते हुए देखता है जो सीधे नीचे अंधेरे में गायब हो जाता है। गोरेंग घबरा जाता है, लेकिन ट्रिमगासी बेहद शांत होकर कहता है कि यहाँ ये सब आम बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ट्रिमगासी उसे उन सभी फ्लोरों के बारे में बताता है जहां वो रह चुका है। बातचीत के दौरान वो एक ऐसी बात कह देता है जिससे गोरेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि हर महीने फ्लोर बदलने के बावजूद सेलमेट्स को साथ ही रखा जाता है, और इसका मतलब था कि जब ट्रिमगासी नीचे वाले फ्लोरों पर फंसा था तब उसने जिंदा रहने के लिए अपने पिछले सेलमेट को खा लिया था। अब गोरेंग को पहली बार महसूस होता है कि वो किस तरह के इंसान के साथ एक कमरे में बंद है, और तभी कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी महिला मिहारू की। अगली बार जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो वो उसी पर बैठी हुई दिखाई देती है। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और हालत बेहद खराब लग रही थी। अब तक गोरेंग को लग रहा था कि इस नरक जैसी जगह में उससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों असली डर तो अब शुरू होने वाला था। ट्रिमगासी उसे बताता है कि मिहारू हर महीने एक बार इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाती है। उसका मानना है कि उसका बच्चा कहीं इस जेल में खो गया है और वो उसे ढूंढ रही है। यही वजह है कि वो हर फ्लोर पर अपने सेलमेट को मार देती है ताकि अगले महीने उसके बच्चे के साथ रहने की संभावना बढ़ सके। यानी कुछ दिन पहले जो आदमी ऊपर से गिरा था, बहुत मुमकिन है कि वो भी मिहारू का ही शिकार रहा हो। इसके बाद ट्रिमगासी खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, उसने तो सिर्फ
सिर्फ उन लोगों की लाशें खाई थीं जो ऊपर से गिरकर उसके फ्लोर तक पहुंच जाती थी। इसी बीच प्लेटफॉर्म अगले फ्लोर पर पहुंचता है। वहां के कुछ कैदी मिहारू का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर गोरिंग गुस्से में उन्हें चिल्लाकर रोकने लगता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि गोरिंग भी दंग रह जाता है। मिहारू अकेले ही उन सभी कैदियों पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वो सबको खत्म कर देती है और फिर ऐसे वापस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे महीने का आखिरी दिन आ जाता है। हमेशा की तरह पूरे जेल में गैस छोड़ दी जाती है और सभी कैदी गहरी नींद में चले जाते हैं ताकि उन्हें नए फ्लोर पर भेजा जा सके। लेकिन इस बार जब गोरिंग की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो खुद को बिस्तर से मजबूती से बंधा हुआ पाता है और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब वो फ्लोर 171 पर था, इतना नीचे कि वहां तक खाना पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। गोरिंग घबराकर त्रिमगासी से पूछता है कि उसने उसे क्यों बांधा है, जिस पर त्रिमगासी बेहद शांत आवाज में जवाब देता है कि वो खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। अगर भूख ने उन्हें पागल बना दिया तो जवान और ताकतवर गोरिंग उसके लिए खतरा बन सकता था। चारों तरफ से चीखों की आवाजें आ रही थी। हर कोई अपने नए फ्लोर को देखकर सदमे में था। फिर प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन इस बार उस पर खाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचा था। दिन बीतने लगते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और देखते ही देखते 8 दिन गुजर जाते हैं। अब भूख त्रिमगासी को पूरी तरह बदल चुकी थी। 8वें दिन वो गोरिंग के पास बैठता है और कहता है अब खाना खाने का समय आ गया है। ये सुनकर गोरिंग की रूह कांप जाती है। वो उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन त्रिमगासी पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना चाकू निकालता है और गोरिंग की जांग से मांस काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर आकर रुकता है और उस पर बैठी होती है मिहारू। जैसे ही वो गोरिंग को उस हालत में देखती है, वो बिना 1 सेकंड गवाए त्रिमगासी पर हमला कर देती है। वो उसी के चाकू से उस पर टूट पड़ती है और कुछ ही पलों में उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर वो गोरिंग को रस्सियों से आजाद करती है और चाकू उसके हाथ में थमा देती है। इसके बाद क्या हुआ गोरिंग को ठीक से याद भी नहीं रहता, क्योंकि वो दर्द और कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर अपने बिस्तर पर लेटा होता है। उसकी घायल टांग पर कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी और उसके सामने बैठी मिहारू त्रिमगासी की लाश खा रही थी। ये दृश्य देखकर गोरिंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिहारू उसके लिए भी थोड़ा मांस छोड़ देती है। शुरुआत में गोरिंग हिचकिचाता है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान वो सब कर जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आखिरकार वो भी वो मांस खा लेता है। इसके बाद मिहारू उसे पानी देती है और बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वहां से चली जाती है। दिन गुजरते रहते हैं। त्रिमगासी की लाश सड़ने लगती है। कमरे में कीड़े पड़ जाते हैं और अब गोरिंग उन्हीं कीड़ों को खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी टूटने लगता है। उसे बार बार त्रिमगासी दिखाई देने लगता है, जैसे उसका भूत हर वक्त उसे देख रहा हो और उसके हर फैसले को जज कर रहा हो। फिर 1 और महीना खत्म हो जाता है। गैस पूरे कमरे में भर जाती है और गोरिंग बेहोश हो जाता है। सपने में उसे लगता है कि वो किसी महिला के साथ है, जबकि दूर खड़ी मिहारू उसे घूर रही है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो सच्चाई उससे भी ज्यादा अजीब निकलती है। जिसे वो महिला समझ रहा था वो असल में एक कुत्ता था जो उसका चेहरा चाट रहा था। और तभी उसकी नजर अपने नए सेलमेट पर पड़ती है। उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी इमोग्वायरी, वही महिला जिसने इस जेल में आने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था। कुत्ता वही चीज थी जिसे इमोग्वायरी अपने साथ लाई थी और इस बार उनकी किस्मत पहले से काफी बेहतर थी, क्योंकि वे अब फ्लोर 33 पर थे। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन इमोग्वायरी की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थी। वह हर दिन नीचे वाले फ्लोर के लोगों को समझाती, उनसे सिर्फ जरूरत भर खाना खाने की अपील करती, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार 2 हफ्ते बाद गोरेंग का धैर्य जवाब दे देता है। वह नीचे वाले कैदियों पर चिल्लाकर कहता है कि अगर उन्होंने इमोग्वायरी की बात नहीं मानी तो वह हर दिन खाने पर पेशाब कर देगा और फिर उन्हें वही खाना पड़ेगा। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। पहली बार लोगों को एहसास होता है कि शायद बात मान लेना ही बेहतर है। धीरे धीरे संदेश एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने लगता है और कैदी राशन बांटने लगते हैं। कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म फिर नीचे आता है, लेकिन इस बार उस पर बैठी मिहारू बेहोश थी। गोरेंग और इमोग्वायरी तुरंत उसे बिस्तर पर लिटाते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। इसी दौरान इमोग्वायरी का कुत्ता मौका देखकर प्लेटफॉर्म से थोड़ा खाना चुरा लेता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा होने लगता है।
है। गोरेंग तुरंत समझ जाता है कि खाना छिपाने की सजा शुरू हो चुकी है। वह भागकर कुत्ते से खाना वापस लेता है, वरना उन सभी की मौत तय थी। शाम होने पर गोरेंग अपना बिस्तर मिहारू को दे देता है और खुद फर्श पर सो जाता है। लेकिन रात के बीच में अचानक उसकी आंख खुलती है। वह देखता है कि कमरे में भयंकर लड़ाई चल रही है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि मिहारू ने इमोग्वायरी के कुत्ते को मार दिया है। वह उसे खाने के लिए मार चुकी थी। अगली सुबह मिहारू बिना कुछ कहे फिर प्लेटफॉर्म पर बैठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद गोरेंग इमोग्वायरी को मिहारू के खोए हुए बच्चे वाली कहानी बताता है। लेकिन इमोग्वायरी की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताती है कि मिहारू लगभग 10 महीने पहले अकेली यहाँ आई थी। उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। वह एक अभिनेत्री थी और उसका कोई परिवार भी नहीं था। यानी जिस बच्चे को वह ढूंढ रही थी शायद वह कभी था ही नहीं। इसके बाद इमोग्वायरी अपने बारे में भी सच्चाई बताती है। वह स्वीकार करती है कि उसने सालों तक लोगों को इस जगह भेजा, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि यहाँ हालात इतने भयानक हैं। साथ ही वो बताती है कि पिछले 3 सालों से वह कैंसर से लड़ रही थी और जब उसे पता चला कि वह ये लड़ाई हार चुकी है तब उसने यहाँ आने का फैसला किया था। उसे लगा था कि शायद वह इस व्यवस्था को बदल पाएगी, लेकिन अब उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। फ्लोर 33 पर उनका आखिरी दिन आ जाता है। गोरेंग उसे खाना खाने के लिए मनाता है क्योंकि अगले महीने क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इमोग्वायरी इतनी टूट चुकी थी कि बिस्तर से उठने तक को तैयार नहीं होती। फिर एक और महीना खत्म हो जाता है। गैस पूरे कमरे में भर जाती है और जब अगली बार गोरेंग की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह फ्लोर 202 पर था, यानी इमोग्वायरी गलत थी। यहाँ 200 नहीं, उससे भी ज्यादा फ्लोर मौजूद थे। ये सच इमोग्वायरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। निराशा और टूटन में वह अपनी चादरों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। अब गोरेंग फिर से अकेला था और तभी उसके पुराने डर वापस लौट आते हैं। त्रिमागासी का भूत फिर उसके सामने दिखाई देने लगता है। इस बार उसके साथ इमोग्वायरी और उसका कुत्ता भी थे। तीनों उसे एक ही सलाह देते हैं, जिंदा रहना है तो इमोग्वायरी को खा लो। गोरेंग पूरी कोशिश करता है कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर सके। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए अजीब अजीब काम करने लगता है। कभी अपनी किताब के पन्ने खाकर पेट को धोखा देता है तो कभी प्लेट के टूटे हुए टुकड़े से दीवार पर दिन गिनता रहता है। लेकिन आखिरकार भूख जीत जाती है और एक दिन गोरेंग मजबूर होकर इमोग्वायरी की लाश खाना शुरू कर देता है। उसके भ्रम में मौजूद त्रिमगासी उसे बताता रहता है कि शरीर के कौन से हिस्से पहले काटने चाहिए। समय बीतता है। फिर एक और महीने का अंत आता है। गैस छोड़ी जाती है और जब गोरेंग की आंख खुलती है तो पहली बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है। वह फ्लोर 6 पर था, इतना ऊपर कि वहां खाना भरपूर मिलता था। दूसरे बिस्तर की तरफ देखकर वह चौंक जाता है। उसे लगता है कि वहां मिहारू बैठी है। असलियत में उसका नया सेलमेट बहारत था और उसकी चुनी हुई चीज थी एक मजबूत रस्सी। बहारत बेहद उत्साहित था। उसे विश्वास था कि वो इस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़कर जेल से बाहर निकल सकता है। वह फ्लोर 5 के लोगों से मदद मांगता है। ऊपर मौजूद दंपत्ति पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर रस्सी पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहारत चढ़ना शुरू करता है और तभी ऊपर खड़ी महिला उसके चेहरे पर गंदगी गिरा देती है। घिन और सदमे से बहारत का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी समय पर गोरेंग उसे पकड़ लेता है। हालांकि रस्सी हमेशा के लिए नीचे गड्ढे में खो जाती है। दिन बीतते हैं और फिर एक बार ट्रिमगासी और इमोग्वायरी के भ्रम वापस दिखाई देने लगते हैं। ट्रिमगासी कहता है कि गोरेंग बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि अब उसे यहाँ सिर्फ 1 महीना और बिताना है। वहीं इमोग्वायरी उसे याद दिलाती है कि बदलाव अपने आप कभी नहीं आता, किसी को उसे लाना पड़ता है। यहीं से गोरेंग के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। वो भारत से कहता है कि उन्हें खुद नीचे जाना होगा प्लेटफॉर्म पर सवार होकर, और जो भी हथियार मिले उनकी मदद से लोगों को मजबूर करना होगा कि वे खाना बचा कर रखें ताकि नीचे तक सभी को भोजन मिल सके। गोरेंग ने फ्लोर 202 पर रहते हुए हिसाब लगाया था। प्लेटफॉर्म की गति को देखकर उसका अनुमान था कि यहाँ लगभग 250 फ्लोर हैं और अगर सही तरीके से खाना बांटा जाए तो हर इंसान तक भोजन पहुंच सकता है। भारत तुरंत उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक बिस्तर तोड़ते हैं और उसके लोहे के टुकड़ों को हथियार बना लेते हैं। फिर वो पल आता है। दोनों प्लेटफॉर्म पर कूद जाते हैं। अब उनका सफर शुरू हो चुका था। वे फ्लोर 7 पर पहुंचते हैं और वहीं गोरेंग पहली बात साफ कर देता है। वो कहता है कि ऊपर वाले लोगों को खाना लेने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कल भी खाया था और कल फिर खा लेंगे। असली जरूरत उन लोगों की है जो नीचे भूखे मर रहे हैं, इसलिए उनका मिशन फ्लोर 50 के बाद शुरू होगा। शुरुआत में भारत थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि जिन लोगों को वो खाना लेने से रोक रहा था वे वही कैदी थे जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उसे ऊपर चढ़ने में मदद की थी। लेकिन
जैसे ही ऊपर वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, भारत को भी समझ आ जाता है कि गोरेंग सही कह रहा है। इसके बाद वो पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर लोगों को खाने से दूर रखने लगते हैं। प्लेटफॉर्म लगातार नीचे जा रहा था और दोनों हर फ्लोर पर लोगों को धमकी देकर खाना बचाने के लिए मजबूर कर रहे थे। कुछ फ्लोर पार करने के बाद भारत की मुलाकात ब्रह्मबंग नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है, जिसे वो बहुत सम्मान देता था। ब्रह्मबंग उनकी योजना की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण बात भी बताता है। वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ज़मीर नहीं है। अगर वे सफल भी हो जाएं, तो ऊपर बैठे लोग शायद कोई फर्क महसूस नहीं करेंगे, लेकिन लेवल 0 पर काम करने वाले कर्मचारियों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें एक प्रतीक चाहिए, ऐसा कुछ जो ऊपर वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। यही सोचकर गोरेंग और भारत एक खास मिठाई चुनते हैं, पन्ना कोटा। ये सबसे शानदार और महंगी डिशों में से एक थी। उनका प्लान था कि इसे बिल्कुल बिना छुए सबसे नीचे तक पहुंचाया जाए, ताकि ये एक संदेश बन सके। अब उनका मिशन और भी महत्वपूर्ण हो चुका था। वे नीचे जाते रहे, लोगों को रोकते रहे और पन्ना कोटा को सुरक्षित रखते रहे। जब वे फ्लोर 50 तक पहुंचे, तब उन्होंने खाना बांटना शुरू किया। नीचे के लोग भूख से बेहाल थे और उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहली बार किसी ने उनके बारे में सोचा था। फ्लोर 97 पर पहुंचकर उन्हें एक बीमार बूढ़ा आदमी और एक मानसिक रूप से कमजोर लड़का मिलता है। गोरेंग उस बूढ़े आदमी को सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बड़ी शांति से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में वो खुद उस बूढ़े आदमी को मारकर खा जाएगा। ये सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले फ्लोर पर उन्हें सिर्फ एक लाश दिखाई देती है। वहां कोई जीवित इंसान नहीं था। गोरेंग को अंदाजा हो जाता है कि शायद यही वो फ्लोर था जहां मिहारू जागी होगी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्लेटफॉर्म यहां रुका ही नहीं, क्योंकि वहां कोई जिंदा कैदी मौजूद नहीं था। तभी गोरेंग को समझ आता है कि उसका गणित गलत था। यहां 250 से भी ज्यादा फ्लोर थे। इसके बाद जब वे अगले फ्लोर पर पहुंचते हैं, तो सामने का दृश्य देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। 2 आदमी मिहारू पर हमला कर रहे थे। उनमें से एक के हाथ में तलवार थी और दूसरा बेहद विशाल और ताकतवर था। गोरेंग और बहारात तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़ते हैं। लड़ाई बेहद खतरनाक हो जाती है। बहारात किसी तरह अपने प्रतिद्वंदी को मार गिराता है और फिर गोरेंग की मदद करता है। दोनों मिलकर उस विशाल आदमी को भी खत्म कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिहारू मर चुकी थी। गोरेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके लिए शोक मनाना चाहता था, लेकिन बहारात उसे जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पर वापस खींच लाता है। अगर वे देर करते तो प्लेटफॉर्म उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता। इसके बाद दोनों फिर अपना मिशन जारी रखते हैं। वे नीचे जाते रहते हैं, भूखे लोगों में खाना बांटते रहते हैं। हालांकि अब ज्यादातर फ्लोरों पर सिर्फ लाशें ही दिखाई देती थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी जगह धीरे धीरे मौत का साम्राज्य बन चुकी हो। आखिरकार प्लेटफॉर्म फ्लोर 333 पर पहुंचकर रुकता है। ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी फ्लोर है। पहली नजर में वहां कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ है। वो थी माली, वही रहस्यमयी बच्ची जिसकी तलाश में मिहारू पूरे समय भटक रही थी। गोरेंग और बहारात धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, प्लेटफॉर्म फिर नीचे जाने लगता है। गोरेंग तुरंत बहारात से कहता है कि पन्ना कोटा को नीचे वाले गड्ढे में फेंक दो, लेकिन बहारात मना कर देता है। दोनों को उम्मीद थी कि खाना बचाने पर कमरा गर्म या ठंडा होकर उन्हें सजा देगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार कुछ भी नहीं हुआ। लंबी हिचकिचाहट के बाद बहारात वो पन्ना कोटा माली को खिला देता है। अब तीनों उसी फ्लोर पर रुक जाते हैं। उधर गोरेंग के दिमाग में फिर से पुराने भूत लौट आते हैं। ट्रिमगासी, इमोगुइरी और अब मिहारू भी उसे दिखाई देने लगती है। वे लगातार उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद बहारात भी उनकी बात से सहमत हो जाता है। वो गोरेंग से कहता है कि असली संदेश पन्ना कोटा नहीं है, असली संदेश ये बच्ची है, यानी वो सबूत कि इस सिस्टम ने एक मासूम बच्चे को भी इस नरक में जीने पर मजबूर कर दिया। जब गोरेंग अगली बार जागता है तो उसे एक और झटका लगता है। बहारात मर चुका था। लड़ाई में लगी चोटों से उसका बहुत खून बह चुका था और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। फिर आखिरी बार प्लेटफॉर्म नीचे आता है। इस बार गोरेंग माली को अपने साथ प्लेटफॉर्म पर बैठाता है। दोनों धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं। आखिरकार वे लेवल 0 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खालीपन। तभी ट्रिमगासी फिर उसके सामने दिखाई देता है और कहता है कि गोरेंग को अब प्लेटफॉर्म से उतर जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद संदेश का हिस्सा नहीं है, संदेश सिर्फ माली है। इसके बाद गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और फिर वो ट्रिमगासी के साथ खड़ा होकर प्लेटफॉर्म को ऊपर जाते हुए देखता है। उस प्लेटफॉर्म पर बैठी थी माली, एक ऐसी बच्ची जो शायद ऊपर बैठे लोगों को पहली बार ये दिखाने वाली थी
होगी कि उनके बनाए हुए सिस्टम ने नीचे रहने वाले लोगों की जिंदगी को किस हद तक बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली है।